नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और बात करते हैं कि मोदी जी का रीसेंट बजट सेशन का भाषण, राज्यसभा में दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को उसकी सही जगह समझाई। और ये वही कांग्रेस है, ये वही राहुल गांधी है जो आए दिन नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। फिर वो चाहे जंतर मंतर हो या फिर पार्लियामेंट का सदन हो। तो इसे समझते हैं कि एक्चुअली किसकी कब्र खोदी जा रही है। मोदी जी तो विकास में जुटे हुए हैं और मोहब्बत की दुकान वो दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से परम आदरणीय भाऊ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाऊ। नमस्कार। नमस्कार भाऊ, कांग्रेस को मोदी की लोकप्रियता और उनके विकास कार्यों से चिढ़ है, क्या क्या समझ में आता है? क्योंकि जब देखो यही बात करते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नहीं, वो तो मोदी जी ने उनको जवाब दिया कि मोदी की कब्र तो आप नहीं खोद सकते। और दूसरी बात है ना कि ये वो मोदी मोदी का हेड भी नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते। वो अपना खुद का तिरस्कार करते हैं कि हम हारे कब, हम क्यों बार बार हार रहे। वो शिवसेना को कोई दुबे करके प्रवक्ता है, वो बोला था काहे हमारा दुख खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोला था ना। उसका बहुत उसकी मजाक उड़ाई जी। गई। तो एक बात होती है ना कि जब आप खुद हार रहे हो तो गुस्सा तो आता है, लेकिन अपनी गलती महसूस नहीं करोगे, उसमें सुधार नहीं करोगे तो और गलतियां करते जाओगे, और जितनी गलतियां करोगे उतने हारोगे। क्योंकि गलतियों से सीखना होता है। लेकिन इनको गलतियां करने के बावजूद ये मानते ही नहीं कि हमने गलतियां की है, और नुकसान होते 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 चलता गया है। तो क्या होता है कि तिरस्कार जब करते हैं तो ठिकरा दूसरे किसी के माथे पर फोड़ना चाहते। जब हम अपनी गलती स्वीकारते नहीं तो एक एक करके इनके ही नजदीकी मिलिंद देवरा थे या जितिन प्रसाद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कौन थे? राहुल गांधी के करीबी थे ना वो। उनका स्पेशल उन्होंने एक टीम बनाया था, वही छोड़कर जा रहे। आरएसएन सिंह कोई था, आरपीएन सिंह कोई था ना, वो निकल गया। कौन बचा है? एक सचिन पायलट छोड़कर कोई बचा नहीं। तो गुस्सा उस पर आता है कि गलती तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं गलत हो नहीं सकता, फिर नुकसान क्यों हो रहा है? तो नुकसान तो व्यवहार है, तो नुकसान की कीमत चुकानी पड़ती है। तब गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा किसी दूसरे पर निकाला जाता है। वो इसलिए मोदी को गाली देंगे। तो मोदी जी ने उनको बताया कि मेरी कब्र तो आप नहीं खोद पाओगे। और जो बात मोदी जी ने कही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक चाइनीज इंटेलेक्चुअल था, बहुत पुराना बुद्धिस्ट, कंफ्यूशियस जिसको बोलते, उसका एक वचन मैंने पढ़ा था कि अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे तो दो खोदो, क्योंकि जिसमें उसको गिराना चाहोगे उसके बाद तुमको भी गिरना है, तो तुम्हारे लिए अलग से गड्ढा खोद के पहले से रखो। तो कांग्रेस की बात अलग है, ये मोदी के लिए गड्ढा खोद रही है और बार बार खुद ही गड्ढे में गिर रही। इनको दूसरों के गलतियों का जो फायदा मिला वो उनको लग रहा है कि हमारा सक्सेस है। अगर 44, 52 से 99 तक आ गए तो ये इनकी करतूत नहीं थी, बीजेपी की गलती थी। और बीजेपी ने वो गलती सुधार ली, क्योंकि बीजेपी हमेशा आत्म परीक्षण करती है, इंट्रोस्पेक्शन करती है। भाई कहाँ गलती हो गई? अगर हमने 10 साल अच्छा काम किया है फिर भी हमारी सीटें क्यों कम हो गई? 282 से लेकर 303 गए थे और वापस 240 पर क्यों आ गए? वैसा भी हम देखो तो अटल बिहारी वाजपेयी हो या आडवाणी के समय देखे तो उससे बहुत बड़ी 240 बहुत बढ़ी, फिर भी मेजोरिटी तो चली गई। तो क्यों गई? तो हम लेजी बैठ गए, अब आलसी हो गए, हमने काम नहीं किया था, हम वोटर से जाकर घर घर नहीं मिले थे, वोटर को घर से नहीं बाहर निकाला था। तो ये हमारे महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा तीन और राजस्थान 4 जगह बीजेपी की पिछाहट हो गई थी। और उसका कारण सीधा था कि पिछले 2 चुनाव 14 और 19 में बीजेपी ने वोट प्रतिशत बढ़ाया था,
2024 में वोट प्रतिशत घट गया। मतलब साफ था कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो वोटर को बाहर निकालता था वो लेजी बैठ गया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज नीचे आ गया। उसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी। मैंने उस बार मराठी में वीडियो बनाया था महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में बीजेपी सुधर गई। देखा उन्होंने करके क्या दिखाया था कि 48 में अगर 21 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली थी, उनको विधानसभा में कितना सब मिलकर 50 तक नहीं हुए। क्यों बुरी हालत हो गई? क्योंकि बीजेपी ने अपनी गलती मानी और गलती सुधारने की कोशिश की। तो कांग्रेस की बात है कि ये गलती मानते नहीं इसलिए सुधरते नहीं। और फिर उसका ठिकरा मोदी पर फोड़ो, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अरे कब्र आप अपनी खोद रहे हो। अभी अभी 2 दिन पहले की या 1 दिन पहले की बात है, मैंने दिग्विजय सिंह का भाई जो लक्ष्मण सिंह, वो भी बहुत सालों से कांग्रेस में ही काम कर रहा है, एमएलए वगैरह था, उसने कुछ राहुल गांधी के बारे में बयान दिया तो उससे गुस्सा होकर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो उसने वो जो नोटिस थी वो फाड़ दी और बोला तुमने जिस ढंग से मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ा था, मैं उसी ढंग से तुम्हारा निष्कासन ऑर्डर फाड़ रहा हूं। तुम्हारे कारण हमको दुनिया को मुंह दिखाने लायक कांग्रेस ही बचा नहीं है। कांग्रेस डूबती जा रही है। ये कौन बोल रहा है? कोई बीजेपी वाला नहीं बोल रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का भाई जो कांग्रेस का एमएलए था, 2-3 दशकों से कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, वो बोल रहा है। और किसको उंगली नहीं दिखा रहा है? राहुल गांधी पर दिखा रहा है। तो बात साफ है, कब्र कांग्रेस खोद रही है, लेकिन मोदी के लिए नहीं खोद रही, वो अपने लिए खोद रहे। और जितनी गलतियां करेंगे उतना गड्ढा और नीचे चला जाता है। तो पहली बात यह है कि इनको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, और सुधारने के लिए पहले गलती माननी पड़ती है। जिस ढंग से आपने 10 साल में पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, जिस ढंग की राजनीति की है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए लोग आपको हटा रहे। मोदी की पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल कम नहीं हुई है। 2019 के तुलना में बीजेपी को सिर्फ 1% वोट कम मिले, सीटें कम हो गई ज्यादा, लेकिन सिर्फ एक, यानी पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हुई। अगर ज्यादा वोटर बाहर निकलते तब वो शायद 39-40 के ऊपर निकल जाते। अब जो मूड ऑफ द नेशन वगैरह आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 40 से ऊपर जा रही है। उसका मतलब क्या है? कब्र किसकी खोदी जा रही है? कांग्रेस की कब्र खोदी जा रही है। और ये बोल रहे मोदी तेरी कब्र। अरे स्लोगन से कुछ नहीं होता। हमने लगातार महाराष्ट्र में देखा, विधानसभा हो गई, अब नगर पालिका, महापालिका, ये सब चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है और कांग्रेस और शिवसेना उबा ठाकी जो एमबीए वो हारती जा रही है। क्यों हारती जा रही है? गलती सुधारना नहीं चाहते। जब तुम गलती नहीं सुधारना चाहते तो नुकसान तुम्हारा होगा। कब्र दूसरे की मुंह से बोलने से कोई कब्र खुदती नहीं। जब तक सामने वाला गलती नहीं करेगा तो उसका नुकसान कैसे होगा? फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी तो नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो जो कुछ कर रहे हो वो अपने लिए ही कब्र खोद रहे हो और धमका रहे हो मोदी को, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ऐसी किसी की कब्र, कोई जिंदा होता है तो कब्र खोदी नहीं जाती। लेकिन ठीक है, तो ये सुधरेगी नहीं, ये यही गलती करते रहेंगे क्योंकि ये आसान तरीका है। इनके लिए चिल्लाना आसान तरीका है। कैमरा ऑन हो गया, बोलते जाओ, बयानबाजी की, बकवास की, निकल गए। चलो आज के लिए मैं मीडिया में रहकर आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। पिछले 25 साल से अगर पूरा का पूरा देश का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी मोदी के पीछे पड़ा है, लेकिन मोदी है कि हारता नहीं, तो सोचना पड़ेगा क्यों हारता नहीं। और वो हारता नहीं, इतना भी मीडिया ने बदनाम करने के बावजूद मोदी हारता नहीं और उल्टे हम हारते जा रहे हैं, तो गड़बड़ कहां है वो ढूंढनी पड़ेगी।
वो गड़बड़ दूर करो, जीतना शुरू हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, चुनाव है, हर एक को फेयर चांस है। लेकिन बाबू, आपको लगता है कि ये अपनी गलती सुधारेंगे या कि अपने आप को चेक करेंगे कि ये कहाँ पर गलत है? क्योंकि आप देखिए ना, इनकी तो मोहब्बत की दुकान थी, लेकिन अब इन्होंने अपना बिजनेस बदल लिया है। अब ये कब्र खोदने पे लग गए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, देखो कोई इनको बताता होगा शायद, क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये लोग आसान रास्ता चुनते हैं, शॉर्टकट चुनते हैं। आपको मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जब सुपरस्टार हुआ करते थे एक जमाने में, हम भी उस समय कॉलेज में वगैरह थे, तो उस समय लड़कों के कान दिखाई नहीं देते थे। क्यों नहीं दिखाई देते थे? तो अमिताभ और राजेश खन्ना की स्टाइल थे, कान के ऊपर से भी बाल आते थे निकल कर, याद है आपको? जी तो जी। कान तो थे, लेकिन स्टाइल, लेकिन जो काम अमिताभ बच्चन उस किरदार में करता है, वो सिर्फ बाल, नाई के पास जाओ, सलून में जाओ, उस ढंग से बाल काटो, आसान होता है, यह आसान रास्ता है। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन हो या जो फिल्म का हीरो है, वो किसी लड़के को गुंडों से बचाता है, उसके लिए मारपीट करता है, खुद घायल भी हो जाता है, वो कितने लड़के करते थे, क्योंकि तो मुश्किल काम था। हमको भी मारपीट हो सकती है, हम भी घायल हो सकते हैं, तो वो नहीं करेंगे। आसान तरीका क्या है कि उसके जैसे कपड़े खरीदो, उसके जैसे बाल रखो, ये आसान तरीका होता है। लेकिन पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस, यहां व्यवहार होता है। लोग चेक करते हैं कि तुम बोल रहे हो, कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधी साधी। हम घर में किसी को काम के लिए रखते हैं, कंपनी में रखते हैं, अगर वो काम तुमसे नहीं हो रहा है तो भाई निकलो। सालों से 4-5 दशक अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, तो क्यों रही है भी देखो। इनको देखना चाहिए, नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, या सोनिया गांधी ने जिस ढंग की राजनीति करके सत्ता पाई है, वो कम से कम उसका स्टडी करे तो कुछ पता चलेगा। खाली 10 छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठा करके कुछ नहीं होने वाला। उल्टा आहिस्ता आहिस्ता क्षेत्रीय दलों को वोटर खत्म करते जा रहे हैं। और क्षेत्रीय दल क्या है? वो भी सब पारिवारिक पार्टियां हैं। तो लोग तंग आ चुके कि बाप बाप बड़ा कोई होगा, लेकिन बेटे के पास अगर वो क्षमता नहीं है, तो वो तो हमारी जिंदगी खराब कर रहा है, तो हटा दो, ये पार्टी हटा दो। अगर पार्टी उसको नहीं हटा रही है तो हम पार्टी हटाएंगे। इस ढंग से अगर वोटर सोचने लगा है, और हमने देखा तेजस्वी यादव की क्या हालत हो गई। अखिलेश यादव बच गया है पिछले लोकसभा चुनाव में, बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाला है। यहां उद्धव ठाकरे की हालत हम देख रहे हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा को आखिर बीजेपी को शरण आना पड़ा, उनका भी घरेलू मामला है। तो बात यह है कि आपकी गलती जो है कि आपके पास कोई क्वालिटी वाला नेता नहीं है, क्षमता वाला नेता नहीं है। मोदी जी के पास क्षमता है, लेकिन मोदी जी के नजदीकी लोग भी क्षमता वाले हैं। कुछ बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है तो मोदी जी को चिंता नहीं होती। आपको याद होगा, उपराष्ट्रपति ने अचानक जगदीप धनखड़ ने रिजाइन किया था, कितना जी बड़ा जी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था, लेकिन दूसरे दिन मोदी उठकर विदेश के दौरे पर चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम था मेरी टीम जो है, उनके पास वो स्किल है, वो क्षमता है, वो हैंडल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्व करेंगे। निकल गए, कुछ हुआ नहीं हुआ। 2 महीने बाद चुनाव आ गया, फिर से अपना नया उपराष्ट्रपति चुनकर लिया, क्योंकि क्षमता वाली लीडरशिप खड़ी की है। इनके पास कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो लूले लंगड़े खड़े कर दिए। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया, तो जी ये जी। गलती कर रहे, ये बताने की हिम्मत, धैर्य कर्नाटक के किसी राजन्ना नाम के मिनिस्टर ने किया, उसको बोले 1 दिन में निकाल लो। यानी जो आपको गलती दिखा रहा है कि भाई समझ जाओ, क्योंकि जिस वक्त ये वोटर लिस्ट बनी उस वक्त कांग्रेस ही कर्नाटक में सत्ता में थी, तो ये तुम
नालायकी अपनी ही पार्टी की दिखा रहे हो। तो गलती दिखाने वाले को, मुझे एक स्टोरी याद आती है, कहीं शिमला में या कोई बर्फ जहां गिरती है ऐसी जगह में दो पर्यटक घूमने आए थे, टूरिस्ट, सुबह सुबह निकले थे। तो एक कोई गांव में बिल्ली को नहला रहा था। तो बोले यार इतनी सर्दी है, ऐसे में बिल्ली को नहलाएगा तो बिल्ली मर जाएगी। तो पूछता बिल्ली किसकी है? अरे यार बोला बिल्ली तेरी है, लेकिन सर्दी है, ठंड है, ऐसे में बिल्ली को नहलाना नहीं, ठंड से मर जाएगी। फिर वो बोलता है बिल्ली किसकी है? 2-3 बार होने के बोलते भाड़ में जा, तो वो निकल जाते हैं अपने को घूमने। 1-1.5 घंटे के बाद वापस आते हैं तो बिल्ली मरी पड़ी है। और तो वो खुश हो जाते, देखो हमने समझाया था, हमारी बात सुनी नहीं। तो बोलते देखा क्या वो मर गई ना? तो बोला हाँ मर गई। तो बोला हमने बोला था ना ठंड है, सर्दी से मरेगी बिल्ली। तो बोला किसने बोला सर्दी से, ठंड से मरी है? तो बोले कैसी मरी है? नहीं नहीं, बोला मैंने उसको नहलाया और निचोड़ रहा था तब मरी है। कांग्रेस की हालत जो है वो ऐसी है, पार्टी की लीडरशिप इतनी अरे बेवकूफ है कि वो बोलेगी बिल्ली किसकी है, पार्टी किसकी है, पार्टी गांधी फैमिली की है। सो हम करना है वो करेंगे, आप कौन रोकने वाले होते हो? मरती है तो मरने दो। तो मर रही है पार्टी, और बोल रहे कि कब्र खुदेगी मोदी की। ऐसे कब्र खुदी नहीं जाती जब तक मोदी काम करेगा। अब 25 साल हो चुके हैं, उसके खिलाफ दुनिया भर का कैंपेन चल रहा है। वो 12 साल, वो इंसान 12-13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, 3 चुनाव जीते, पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स में आ गया, 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। तो ढूंढना चाहिए ना भाई, वो जीत रहा है, हम हार रहे, तो क्यों हार रहे? लेकिन नहीं, नहीं ढूंढेंगे, गलती ढूंढेंगे ही नहीं, इंट्रोस्पेक्शन करोगे नहीं, तो गलतियां रियलाइज कैसे होगी कि यहाँ गलती हो रही है? भाई यहाँ कुछ लीकेज है, ये पता चलेगा ना आपको। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद सोनिया गांधी ने एंथनी कमेटी अपॉइंट की थी, भाई क्या गलती हो रही ढूंढो, सुधरेंगे। 44 तो आए थे। आज तक उस एंथनी कमेटी पर काम हुआ है? रिपोर्ट नहीं है। कहा जाता है कि उस रिपोर्ट में एंथनी ने साफ साफ बताया था कि वोटर हमको मुस्लिम पार्टी समझ रहा है, तो हिंदू वोटर आहिस्ता आहिस्ता हमसे खिसक रहा है, छिटक रहा है, तो उसको संभालना पड़ेगा। हुआ उस पर काम? नहीं हुआ। उसकी बजाय आप रोज के रोज अगर हिंदू और सनातनी वोटर को बदनाम कर रहे हो, उस पर ये आरोप कर रहे हो, उसको लात मार रहे हो, तो आपका नुकसान भरकर आएगा तो कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, और नुकसान होगा। और नुकसान का मतलब ही कब्र होती है। हिंदी में आपके ये ना कि बुड्ढे की एक टांग तो कब्र में लटक रही है, इसका बोलते हैं क्या? इसका मतलब ये मरने को आया है। तो कब्र में किसकी टांग लटक रही है? बीजेपी की नहीं। बीजेपी की तो 14-15 राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है, केंद्र में उनका प्रधानमंत्री है, लोकसभा में उनके 140 एमपी है। तो कब्र किसकी है? जो कभी एक समय 425 एमपी थे उनके 40 साल पहले, आज अगर आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे हो तो कब्र किसकी खोदी गई है? यानी कब्र किसको कहते हैं यहां तक पता नहीं है, और बातें करेंगे कब्र तेरी खुदेगी, और किताब लेकर घूमेंगे, ये सब चलता है। ये मजाक, देखो टीवी कैमरा वालों के लिए मजाक है, रोज टाइम पास करने के लिए अच्छा होता है, कैमरे लेके खड़ा हो जाओ, ये बंदर जैसा नाच करेगा। लेकिन एक अच्छी पार्टी, सदियों से 140 साल पुरानी पार्टी है, वो खत्म हो रही है। लेकिन इसमें और एक बात है कि मैं मानता हूं कि कोई दूसरी पार्टी अगर खड़ी हो जाती है बीजेपी के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, और सीरियसली नेशनल पार्टी बनना चाहती है, तो ये बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है अपोजिशन के लिए।
अपोजिशन के लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि स्पेस खाली होते जा रही है, कांग्रेस अपना स्पेस खाली करते जा रही है, अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां अपना स्पेस खाली करती जा रही है। इसका मतलब कोई अगर उनकी जगह लेना चाहता है तो नेशनल पार्टी बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। जिस ढंग से 40 साल पहले बीजेपी ने तय किया कि हम नेशनल अल्टरनेटिव बनेंगे, जो 2 एमपी थे वहां से वो आज 240-300 तक आ गए, तो उसका कारण उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया था। कहां गलती हो रही है, कहां रणनीति बदलनी पड़ेगी, कहां हिंदुत्व पर चलेंगे, कहां नहीं चलेंगे, कहां क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाएंगे, कहां सपोर्ट करेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे, इतनी छोटी 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 रणनीति बनाई। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट दिया था, याद है आपको? सत्ता में हिस्सा तक नहीं लिया, बाहर से सपोर्ट किया था। जनता दल खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी नेक्स्ट चुनाव में 112-115 तक आ गई। जो 88-89 थी वो कहां तक आ गई? 112-115 पर आ गई, 140 तक आ गई, 160 तक आ गई, 180 तक आ गई, बढ़ती गई। क्योंकि हर चुनाव के बाद एक सबक मिलता है, वो सीखते गई, गलतियां ढूंढते गई। तो ये करना पड़ता है, खाली स्लोगन देके या कैमरा के सामने चमक कर कोई पार्टी बनती नहीं है। और दूसरी बात है, पूरा मीडिया बीजेपी के खिलाफ रहा, फिर भी बीजेपी बढ़ती गई, मोदी आगे बढ़ते गए। इसका मतलब साफ है कि अगर आप मीडिया को खुश कर रहे हो, मीडिया के लिए बयानबाजी और बाइट्स देने में आप मशगूल हो, तो आपकी पार्टी खत्म हो रही है, आप अपनी ही पार्टी की कब्र खोद रहे हो। भाऊ, आप कह रहे हैं कि ये कुछ सबक ले, इनके तो घर में लड़ाई मची हुई है, दोनों भाई बहनों में। ये अपने पार्टी के तो लोग छोड़ छोड़ के जा ही रहे हैं, अब देखिए ना। नहीं, वो तो होगा। देखो, अगर झगड़े क्यों होते हैं, सगे सगे रिश्तेदार होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, बहना बहना होती है, उनमें झगड़े क्यों होते हैं? रिश्ते में अगर प्रॉपर्टी का मामला आ जाए तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपने पार्टी को प्रॉपर्टी बना दिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का झगड़ा क्या है? बाला साहब की विरासत, यानी पॉलिटिकल पार्टी। तो झगड़े शुरू हो गए, पार्टी डिवाइड हो गई। और फिर जब राज ठाकरे अलग हो गए, उसके बाद जो कुछ बची थी पार्टी, वो उद्धव ठाकरे संभाल रहे थे। लेकिन उसमें भी उनके बेटे और पत्नी, इन्होंने इतना हस्तक्षेप शुरू किया कि एकनाथ शिंदे वगैरह जैसे जो 40 एमएलए थे, इनको छोड़कर निकल गए। ये बोले आप पार्टी को फैमिली की प्रॉपर्टी मत समझो। वहां से झगड़ा हुआ ना। एकनाथ शिंदे अगर अलग हुए तो क्यों हुए? उद्धव ठाकरे मानो प्रॉपर्टी जैसा बर्ताव कर रहे थे। हमारा खेत है, कभी भी कुछ कर उठा कर लेके जाएंगे, जो भी फसल होगी। तो ये निकल गए। तो आज अगर गांधी फैमिली में ये झगड़ा खड़ा हो रहा है तो बात साफ है, प्रॉपर्टी का मामला है, पॉलिटिकल मामला है ही नहीं। अगर तुम डुबा रहे हो तो कम से कम मुझे चलाने दो, ये शायद उसकी बहना बोलती होगी या जो कुछ है, या दामाद जो है वो कब्जा करने को चाहता होगा। क्योंकि जब पार्टी प्रॉपर्टी बन जाती है तो उसके लिए रिश्तेदारों में झगड़े हो गए, और अलग अलग जगह। तमिलनाडु में डीएमके में हो गया था, अन्ना डीएमके में हो गया था, एमजीआर की पत्नी और जयललिता उनकी हीरोइन, उसके बीच झगड़ा हुआ था। फिर जब शशिकला और उनके भांजे के साथ कुछ हो गया, फिर से अन्ना डीएमके टूटी थी, ओ पन्नीरसेल्वम वगैरह। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर में झगड़े हुए थे, कुमार स्वामी और उनका बड़ा भाई उसमें झगड़े हुए थे। तुम्हारे अभी अभी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में झगड़े हो गए, बहना और भाइयों में झगड़े हो गए। फिर यहाँ अखिलेश और उनमें झगड़े हो गए, चौटाला के फैमिली में झगड़े हो गए। झगड़े कहाँ नहीं हुए? वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है,
राजनीतिक वैचारिक झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा प्रॉपर्टी का है। और क्यों होता है? जब आप पार्टी को ही प्रॉपर्टी बनाते हो या इस ढंग से हैंडल करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तो झगड़ा होगा, उससे छुटकारा नहीं है। तो अगर गांधी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल सीधा साधा कारण है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। उनको ना इंदिरा गांधी से मतलब है, ना नेहरू की विरासत से या कांग्रेस की 140 साल की विरासत से मतलब है। आज माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी की कम से कम 15-20 हजार करोड़ की देश भर प्रॉपर्टियां, जहां जहां इनके कांग्रेस के नाम पर प्लॉट्स है, भूखंड है, इमारतें हैं, वो तो प्रॉपर्टी है ना। तो अगर बाकी लोग निकल जाएंगे तो जो बचेंगे उनके हाथ लगेगी। तो ये सब मैं मानता हूं कि ये प्रॉपर्टी का झगड़ा है, पॉलिटिकल नहीं है। आपने भाऊ बहुत बड़ी बात की है, और देखिए लगातार ये अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। जिस तरीके से ये सदन में बिहेव करते हैं या सदन से बाहर बिहेव करते हैं, और ये लगातार कुल्हाड़ी पे पैर रख रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इनमें जरा भी सुधार की गुंजाइश है कहीं? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं छुपाता नहीं। और जब 2024 के चुनाव होने के बाद इनकी 99 सीट आ गई और राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बनेंगे, ये घोषणा हो गई, तो मैंने उनका स्वागत करने वाला वीडियो बनाया था। ये बीजेपी के लिए, मोदी के लिए शगुन है। ऐसा कोई पागल इंसान अगर मोदी के सामने अपोजिशन लीडर बन के बैठेगा तो मोदी की प्रतिमा और ऊंची बन जाएगी, और जितने मोदी क्षमता वाले नहीं, उससे भी मोदी की क्षमता और ज्यादा दिखाई देगी। तो मैंने स्वागत किया था, मुझे नहीं वो गलत लगता, क्योंकि ये पागल बच्चा अगर अपोजिशन लीडर बनता है तो पूरे अपोजिशन का सत्यानाश करेगा, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, अपोजिशन की संघर्ष की जो पॉलिटिक्स है उसका सत्यानाश करेगा। ये तो मेरा प्रेडिक्शन था, वो सच निकल रहा है। अब 1.5-2 साल हो गए उसको, मुझे अजीब बिल्कुल नहीं लगता ये करेगा, ये मुझे मालूम था। इतना मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूं। और पगलापन करेंगे, और पगलापन करेंगे कि बात बजट की चल रही है तो मैं चीन की बात करूंगा, बात चीन पर चल रही है तो मैं चंद्रयान की बात करूंगा। ये तो पगलापन होता है, तो करने दो उसको, उतना बीजेपी का फायदा कर देंगे वो। और मैं तो बीजेपी का समर्थक हूं, मेरे लिए तो खुशी की बात है। और लोग देखते रहते हैं, देखो लोग, आम जनता मीडिया सेवी नहीं है, मीडिया को इसके मजा आता है, लेकिन मीडिया वोटर नहीं है। मीडिया का प्रभाव 4-5% से ज्यादा वोटर पर नहीं होता, लेकिन ये जो दिखाई पड़ता है वो विजुअल वोटर पर परिणाम करता है, और उनका काम भी वोटर पर परिणाम करता है कि अगर मोदी कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं और इनको चुना तो अगले बार इनके जो MP 99 बने, अगले बार 40 नहीं बचेंगे। तो मैं राहुल के खिलाफ क्यों बोलूं? मैं उसका स्वागत करता हूं। सही कह रहे हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी का प्रसार भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है। और देखिए ये कहाँ जा रहे हैं, और हर दिन कहेंगे कि मोदी की कब्र खोदी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। भाऊ, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने बहुत विस्तार से इस मुद्दे पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।